हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, कल आपका एग्ज़ाम है चंडीगढ़ पीजीटी का। तो कल 10 को और 11 फरवरी को, ठीक है, दो शिफ्ट में उन्होंने डिवाइड करके है। 10 तारीख को तो 50 नंबर का होगा और 11 तारीख को जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। और प्लीज़ मेरे को जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, तो प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद मुझे अपना एक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ठीक है। तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भी आपने मेरा पढ़ा हुआ पढ़ के गए थे, तो कुछ सेटिस्फेक्शन आपको हुई है। तो प्लीज़ एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एग्ज़ाम के बाद। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट कल के लिए, एग्ज़ाम के लिए। और आज, हाँ, आज हमारा जो है ये केवीएस का पार्ट नंबर 3, और आज ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा केवीएस का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं एग्ज़ाम से पहले करवा दूंगी। तो आज हमारा केवीएस का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ना सारे जितने हरियाणा के टेट है ना, एच टेट जो है, पीजीटी के एच टेट, वो शुरू करेंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं 11 के बाद ही शुरू करूँगी, ठीक है। आप लोगों का एक बार ऑनेस्ट मेरे को फीडबैक मिल जाए, फिर 12 तारीख से हम एच टेट का जो प्रीवियस पेपर हैं वे सारे मैं आपको सोल्व करवाऊंगी ऐसे ही, ठीक है। एच टेट पीजीटी का जो हमारे डी डी प्लस बी के लिए मतलब जो सीरीज़ है वो तो ये है ही, जो हमने अभी तक करे हैं 400 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके बाद एस टेट पी जी टी का करवाऊंगी। और ये डी ट्रिपल एस बी का एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़ चलेगी। यू नो वट, क्योंकि जितने हम क्वेश्चन करेंगे ना उतने ही हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ये बात सबको ही पता है, मैथ में तो ऐसा ही होता है। क्योंकि हर बार मैथ में हम थ्योरी करेंगे, मतलब उसका बेस पहले बेस क्लियर करेंगे, तो हम हर बार उसी में रह जाते हैं और हमारे पेपर हमारे पास ही आ जाते हैं जल्दी सी, ठीक है। तो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो मेरा मेन मोटो है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। और अभी तक आपको पता भी चल गया होगा, आपने इतने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, कि कुछ आपको हेल्प हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो प्लीज़ एक कमेंट मेरे को छोड़ना 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने के बाद, केवीएस वाली, इसी मतलब जो लास्ट की वीडियो होगी हमारी केवीएस पीजीटी के आज वाली, उस वीडियो पर आप कमेंट कर देना। ओके बच्चों, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है आज का, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एक्स, हमारे पास ये है 2y+3, वाई इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू -1। तो सिंपल क्वेश्चन है, एरिया बताना है रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन। तो -1 to 1 चलेगा, वाई की लिमिट है तो डी वाई में इंटीग्रेशन करेंगे। और यहाँ पे क्या है, एक्स, तो यहाँ पे अब निकालो एक्स इंटू डी वाई। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 to 1 यानी कि 2y+3। इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें एरिया रीजन निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2y² यानी कि y² +3y। यहाँ पे -1 to 1 लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करिए पहले, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएस में भी आपने देख लिया होगा, अब ये तीसरा पार्ट होने जा रहा है। पहले दो पार्ट में हमारे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। केवीएस जो है बिल्कुल भी टफ एग्जाम नहीं लेता है। मैथ का जो सब्जेक्टिव होता है वो सिर्फ वही लेता है जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि 11th 12th का ही मोस्टली हमारा सिलेबस रहता है, ठीक है। तो इसमें मतलब इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं पीछे पूछे हैं, आसानी से हम केवीएस को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन बस बात ये है कि इंटरव्यू पे हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम तो आपने अभी देख ही लिया होगा कि कैसा चल रहा है हमारा केवीएस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ 0 से π/2 e⁻x sin x माइनस cos x dx। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था, अगर e⁻x f(x) +f'(x) और dx ये हमारे पास ऐसा है। तो देखो e⁻x f(x) +f'(x) dx, इस टाइप से हमारा कोई इंटीग्रेशन बन रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, e⁻x f(x), ठीक है। e⁻x f(x) प्लस में सी, हमारा ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे f(x) हमारे पास क्या है, क्या हम माइनस कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव यानी कि साइन एक्स और डी टी, यानी कि साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, हमारे पास ये आ जाएगा जब हमको माइनस कोस एक्स को टी पुट करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास f(x) क्या है, माइनस कोस एक्स, और ये साइन एक्स क्या है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव f'(x), ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x, यानी कि माइनस e⁻ f(x) क्या था, नहीं माइनस कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स हमारे पास 0 से π/2 क्या है, लिमिट है। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे π/2 पे तो कोस 0 होता है, 0 पुट करेंगे तो यानी कि 1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया, +1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा।
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। cos 2x का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। ज़्यादातर हमने क्वेश्चन जो सोल्व किए उसमें फॉर्मूला यूज लगाया ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो cos 2x का हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos² x-1 और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस तो बाहर है ही, 2 cos² थीटा और -1 होता है, यहाँ पे आ जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है cos x माइनस cos थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल, 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर देखो cos² x माइनस cos² थीटा बच गया। तो ये हो गया cos x माइनस cos थीटा इंटू cos x प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया cos x माइनस cos थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा cos x प्लस cos थीटा 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, का भी थीटा का भी कर दो। ये ध्यान रखना, एंगल एक x में और एक थीटा में, तो एक थीटा वाला हमारे पास कांस्टेंट है। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos 2 थीटा। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, इंटीग्रेशन साइन होता है और डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है। तो ये हमारे पास हो गया sin x, बाहर हमारे पास 2 था, ठीक है। cos 2 थीटा का तो कांस्टेंट है, प्लस इंटू 1 का हो जाएगा x, यानी कि cos 2 थीटा x। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, cos 2 थीटा नहीं बेटा, थीटा था, सॉरी, वो फॉर्मूला यूज करके हमने थीटा में कन्वर्ट नहीं कर लिया था, 2 cos² थीटा हो गया था। तो ये होगा cos थीटा x cos थीटा। तो इसका हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 384, द वैल्यू ऑफ दी, हमारे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो क्यों ना हम x² को हमने y पुट किया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, y/y+1 और y+4। सबको पार्शियल फ्रैक्शन आता है ना, 12th क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन था, क्या होता था a/y+1 प्लस b/y+4। ए और बी की यहाँ पे वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3, इसको जब सोल्व करेंगे तो और इंटू में y+1 और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/3 इंटू y+4। वापस से y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमारा y की वैल्यू क्या थी, -1/3, ए बाहर आ गया 1 प्लस वाई की वैल्यू x², फिर प्लस 4/3 बाहर आ गया 1 प्लस x² प्लस 4। इसका तो हमें पता है -1/3 टेंजेंट इनवर्स x होता है, प्लस 4/3 एज इट इज। अब ये है x², इसको हमने लिखा 2², ठीक है, 2 का स्क्वायर, तो x² प्लस a²। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 इंटू में 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए। हमारे पास इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है तो वैल्यूज पुट कर दो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास 2 है, ये फॉर्मूला लगता है जब 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन करना हो तो, ठीक है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कल दिस एंड दिस। तो हमें बताना है अगर ये सर्कल है तो दो सर्कल हमारे पास है, वो टच इंटरनली है एक्सटर्नली है, इंटरसेक्ट करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसका क्या है, हम यहाँ से C1 निकाल लें। एक सर्कल से हमने C1 निकाला, C1 फर्स्ट वाले से निकाला तो -3 -1, C2 जब निकाला तो हमारे पास क्या आया 4 और 2, R1 निकालेंगे तो हमारे पास √2 और R2 जब हमने निकाला तो हमारे पास आ गया 4, ठीक है। यहाँ तक सबको पता है ना। तो C1 C2 का डिस्टेंस निकालो, C1 C2 का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √58 और जो ये अप्रोक्सीमेट होता है किसके 7 के, ठीक है। और R1 प्लस R2 जब हमने निकाला, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 का मतलब √2 प्लस 4 और √2 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 4, ये 4 प्लस √2 की वैल्यू 1.414 होती है। तो इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 5.414। अब देखो C1 C2 का जो डिस्टेंस था, C1 C2 का जो डिस्टेंस है 7, अप्रोक्सीमेट 7 आया और R1 R2 की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि ग्रेटर देन 5.414 हमारे पास आई है। तो यानी कि C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। एक रिजल्ट ये याद रखना, जब C1 C2 का डिस्टेंस ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो तो वो सर्कल इस टाइप से होते हैं, दूर दूर बनते हैं वो सर्कल, ठीक है। C1 C2 का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रेडियस R1 और R2 को ऐड करने के बाद क्या आया है, ज़्यादा आया है, तो इसका मतलब ये सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, यानी कि डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। एक रिजल्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है, ये याद रख लेना आप, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए सर्वे शोज दैट 54% स्टूडेंट फ्रॉम एन स्कूल लाइक टू रीड स्टोरीज। कितने परसेंट स्टोरी को लाइक करते हैं, 54%। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है 62% पोएम,
पोएम, मतलब जो 62% है वो कविता पसंद करते हैं, जो 54% है वो कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, मतलब कहानियाँ पसंद करते हैं। अच्छा, X% जो है यानी कि इंटरसेक्शन, जो बोथ रीड स्टोरी और पोएम्स को दोनों को पसंद करते हैं, तो इसका S इंटरसेक्शन P हमारे पास कितना है, X% गिवन है। तो हमें बताना है द देन। तो देखो अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं, तो अब इसने ये बोला है एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 84 16 या इन दोनों के बीच लाई करेगी। तो सबसे पहले हमें एक रिजल्ट पता है, जब एन ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालते हैं तो वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एन ए होता है, और वही एन ए इंटरसेक्शन बी और क्या होता है, लेस देन इक्वल टू एन बी होता है। मतलब एन ए में जितने एलिमेंट हैं उनसे लेस होता है या उसके बराबर होता है, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ये तो हमें पता है। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे, तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन करा एन ए इंटरसेक्शन बी को लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हुआ, मिनिमम ऑफ एन ए कोमा एन बी, हमारे पास ये क्या हो गया, मिनिमम ऑफ एन ए कोमा एन बी। तो इन दोनों का जब कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का क्या होगा, हमारे पास मिनिमम होगा। ठीक है, तो अब देखो मिनिमम ऑफ एन ए हमारे पास कितना है 54, और ये कितना है 62। तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन दोनों का मिनिमम क्या आया था हमारे पास 54%। ठीक है, 54%। तो देखो यहाँ से एक्स ये था, एक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 54%। तो देखो कौन से ऑप्शन में हमारे पास ट्रू है, तो यानी कि हमारे पास फोर्थ ऑप्शन ही ट्रू निकल रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड सेकंड और फर्स्ट गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ 62 की जगह 54 होता, दो ऑप्शन में होता, तो हम कैसे करते हैं, अब 16 कैसे आएगा, तो 16 देखो कैसे आएगा, वैसे तो ऑप्शन से हमने डिस्कार्ड कर दिया है। अब देखो जो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी होता है ना, यहाँ पे एन ए यूनियन बी होगा तो यहाँ एन इंटरसेक्शन बी होगा, यहाँ एन ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी हो जाएगा। अब इसका क्योंकि मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कब होगी, अब एक बात बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, इन दोनों का तो हमने सम किया, इन दोनों का सम हमारे पास कितना है 54 प्लस 62, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 116। अब ये माइनस का है तो ये मिनिमम है, इंटरसेक्शन मिनिमम कब होगा, जब उसका यूनियन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑब्वियस बात है ना, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू कॉमन की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब उसमें सारा जो हमारे पास सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो हम उसमें से कॉमन निकालेंगे ना। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा 100% होगा। तो 100% होगा तो इसमें से 100 माइनस कर दो तो ये क्या हो गया 16। तो दैट मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी के हमारे पास क्या था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यानी कि 16 से क्या होगा, मिनिमम होगा, मतलब 16 से ये जो है बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये सॉरी ये वाला है बेटा मिनिमम है ना, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी 16 या 16 से जो छोटी है। ठीक है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 16, तो अब यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक मिनट बेटा, ये देखो ये हमने निकाल लिया 54, एन ए इंटरसेक्शन बी की जो मिनिमम वैल्यू आई है वो अभी मैंने बताया था यूनियन को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये 16 हो गया, ये हमारे पास x है तो ये ग्रेटर देन होगा किससे, 16 से, तभी तो मिनिमम वैल्यू रखेगा ना। आ गया बात समझ में, तो ये हमारे पास रिजल्ट होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट अभी आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, वो तो बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा हाई मतलब पूछेंगे तो इस टाइप से हमारे पास होगा मिनिमम और मैक्सिमम का, दोनों आपको बता दिए कि मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। फॉर्मूला आपको पता है मैंने क्या बोला था, माइनस अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज लेस देन इक्वल टू दिस, लेस देन इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब मिनिमम पूछे तो माइनस का साइन आ जाएगा, मैक्सिमम पूछे तो प्लस का साइन, कॉन्स्टेंट ए और बी हमारे पास क्या है 1 1, तो यानी कि अंडर रूट 2 हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स देन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अगर ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो हमें एक रिजल्ट पता है, ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ए को हमने लिखा 1/2 ए प्लस ए डैश ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमने लिखा। तो देखो अब ये हमारे पास क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब देखो ऑप्शन क्या कहता है हमारे पास, ऑप्शन ये कहता है ए प्लस ए डैश, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो ट्रू है,
ये सिमेट्रिक नहीं है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, ये गलत है। ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस पर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है तो ये हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास गलत है। तो एग्जैक्टली क्या ट्रू है हमारे पास, ओनली वन ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट बताने हैं इस इक्वेशन के। तो देखो नंबर ऑफ रियल रूट पहले सीधा ही हम बताते कैसे, जब नंबर ऑफ रियल रूट कब होंगे, जब हमारा ये जीरो के इक्वल है इसकी राइट साइड, और लेफ्ट साइड जीरो कब होगी, जब ये जीरो, जब ये जीरो और जब ये जीरो, जब ये तीनों जीरो होंगे तभी हमारे पास ये जीरो होगा। और ये जीरो कब होंगे, जब हमारे पास x-1 इक्वल टू जीरो, x-3 इक्वल टू जीरो, x-5 इक्वल टू जीरो, यानी कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5। और ये हमें साइमल्टेनियसली रखने हैं, क्योंकि देखो साइमल्टेनियस का मतलब कि एक साथ जीरो होने चाहिए और एक ही साथ इसकी वैल्यू रखनी है। तो देखो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 5, ये तो गलत हो जाएगा ना कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू रखी जाएगी यहाँ पे, तो और एक टाइम पे एक वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ ये पार्ट जीरो होगा, ये तो जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो ये कब होंगे, जब ये साइमल्टेनियसली लगा, मतलब एक साथ ये जीरो होने चाहिए, तब हमारे पास वो रियल रूट आएंगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारे पास ऐसी x की पॉसिबल नहीं है जो ये तीनों क्या हो जाए, हमारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब हमारे पास जीरो, यानी कि वन ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए हमें पता है कि हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रखो, 3 दूनी 6x माइनस का 6, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1, मिनिमम बतानी तो डायरेक्ट सीधा फंक्शन में पुट कर दो, डबल डेरिवेटिव निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट इसको सीधा फंक्शन में पुट करेंगे, तो फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 माइनस 6 प्लस 5, 5 और 3 8 माइनस 6, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 2 आंसर इसका हमारे पास आ गया, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। मिनिमम पूछा था तो जो वैल्यू आएगी उसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा, जब ग्रेटर देन जीरो होगा तभी उसकी वैल्यू मिनिमम होगी ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सीधा मैंने वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आगे समझो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। नेक्स्ट, द अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 18 इज 75। हमारे पास अलजेब्राइक सम दे रखा है, ऑफ डेविएशन कितना है 25 ऑब्जर्वेशन का, फ्रॉम कितना है 18 ऑब्जर्वेशन, मतलब 25 ऑब्जर्वेशन का जो हमारे पास डेविएशन दे रखा है वो कितना है 75 फ्रॉम 18 से। ठीक है, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था मीन अबाउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से किया था, तो मीडियन निकाला था उसके लिए। तो अब यहाँ पे इसने गिवन दे रखा है मीडियन, जो भी मतलब इसने मीडियन के थ्रू निकालना है, मीन के थ्रू निकालना है, मोड के थ्रू, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 18 गिवन है। तो आपको पता है तरीका कैसे करना है। मान लो मैंने डेविएशन मान लिया, डेविएशन कितना है 25 टर्म्स का, यानी कि वो मान ली मैंने x1 x2 क्या हो गया x25। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन भी माननी है, ऑब्जर्वेशन हमने मान ली A1 A2 और यहाँ कितनी है हमारे पास ऑब्जर्वेशन 25 ही ऑब्जर्वेशन है और 25 हमारे पास डेविएशन है। ठीक है, अब डेविएशन का जो सम है वो कितना है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस अप टू सोन प्लस x25, इसका कितना है हमारे पास 75। ठीक है, सम हमारे पास कितना है 75, और A1 A2 A25 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो 18 के अबाउट निकाल रहे हैं, तो 18 के अबाउट निकाल लेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन, उसमें से क्या करेंगे A1 माइनस 18 प्लस A2 माइनस 18, कल याद है ना मीन माइनस मीडियन जब फॉर्मूला निकाला था, तो ऑब्जर्वेशन में से जिसके अबाउट निकाला उसको माइनस करके उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, A1 माइनस 18 प्लस A2 माइनस 18 प्लस अप टू सोन, ऐसे करेंगे। अब यहाँ से देखो A1 माइनस 18 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 माइनस 18 किसके इक्वल है, डेविएशन यानी कि x1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 प्लस 18, तो उठा के उसमें पुट कर दो A1 प्लस A2 प्लस अप टू A25 तक। तो वहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो मीन आएगा वो क्या निकालना है, मीन निकालना है ना, मीन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। तो ऑब्जर्वेशन का मीन का मतलब A1 प्लस A2 प्लस अप टू सोन A25 डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 25। तो यहाँ से देखो अब इसकी वैल्यू मैंने निकाली थी A1 की x1 प्लस 18, तो x1 प्लस x2 प्लस इनको मैंने अलग कर लिया x25। ठीक है, प्लस कितना था 18 था, 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है 25, तो 18 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, आगे समझ। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका तो हमारे पास कितनी वैल्यू है 75, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की और 18 की, और डिवाइड करेंगे किससे 25 से, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या आएगा 25
1, ठीक है। अभी तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई और ऐड ही करना है, तो वो आप करके देख लेना। इसका आंसर आ जाएगा 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री। मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ एक, ठीक है। शायद आज तक मतलब बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रिक देखो क्या है, जब हमारे पास कोस 60 माइनस थीटा हो, कोस 60 मतलब इस टाइप से हम उसको लिख सकें, कोस 60, और ये हो जाएगा कोस 60 प्लस थीटा। तो इसकी वैल्यू हमेशा हमारे पास होती है 1/4 कोस 3 थीटा, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखना, कोस 60 माइनस थीटा, यहाँ पे है कोस थीटा, सॉरी कोस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा में ना, तो कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा, तो इसका आंसर आएगा 1/4 कोस 3 थीटा। तो अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इस सर्कल का बनाओ इसको, देखो इस का बनाने, इस जैसा बनाने के लिए तो कोस इसको हम लिखेंगे 60 माइनस 40, ठीक है ना, 60 में से 40 इसको लिखेंगे, ये कोस हमारे पास 40 है ही, और ये कोस 60 को तो छेड़ेंगे नहीं, ये 60 प्लस थीटा, यानी कि कोस 60 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अभी इस जैसा बन गया, तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे 1/4 कोस 3 थीटा, यहाँ पे क्या चल रहा है 40, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/4 कोस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 40 चल रहा है क्या, 1 मिनट, ये 20 इधर आ जाएगा, 60 में से क्या करेंगे हम, 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40, और 60 में से 60 में 20 ऐड करेंगे तो 80, तो यहाँ पे 20 है, 40 नहीं लिखना, ठीक है, 40 नहीं है, ये इसको मिडल में लेना है, इसको उधर और इसको उधर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये 20, तो 3 दूनी 6, यानी कि कोस 60 हो जाएगा, और कोस 60 होता है 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, यानी कि 1/8। आ गया समझ में, मतलब ये 60 तो हमने अलग से ही छोड़ा था, मतलब हमने इसको ऐसे सोल्व किया है, कोस 40, कोस 20 और कोस 80, इसको हमने ऐसे लिखा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 1/8। अब इसमें कोस 60 और लिखेंगे, यहाँ पे कोस 60 और लिखा, कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे होगी 1/2, तो यह हो गया 1/16, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। इनको सोल्व करा है, 60 माइनस थीटा लिखा मैंने, कोस 60 माइनस थीटा, ये हो गया कोस थीटा, और ये हो गया कोस 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट, ये बहुत बार रिपीट हो गया। अब मैंने पिछली जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है उसमें एनवीएस में भी ये एग्जाम में आया था, एनवीएस पीजीटी में, ठीक है। यूपी का जो पीजीटी का हुआ था उसमें भी ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। और केवीएस में भी, केवीएस में तो ये 2 बार पूछ रहे, केवीएस 2018 में भी और केवीएस 2023 में भी, ठीक है। तो इतनी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4th, और ये केवीएस में पूछा गया था, ठीक है। तो 4 आंसर इसका हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 16 पॉइंट्स इन ए प्लेन, नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारे पास एक प्लेन में 16 पॉइंट हैं, ठीक है। नो 3 आर इन स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4, जो मतलब कोई भी 3 पॉइंट जो हम, नो 3 आर इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब 3 जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, एक्सेप्ट 4 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, मतलब इसका कहने का द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है। 16 पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, ए और बी, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंड पॉइंट, तभी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये 16 पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, 16C2 बनेगी। अब इसने बोला है कि 4 पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि 4 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, यानी कि 1 2 3 4 वो एक ही लाइन में है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, तो इन 4 पॉइंट से सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन बनेगी, तो दैट मीन्स 4C2 तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 4 पॉइंट कोलिनियर है, तो वो तो कोई मतलब लाइन स्ट्रेट देंगे नहीं, सिर्फ एक लाइन देंगे, तो एक लाइन देंगे तो इसका मतलब उसमें से हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, क्योंकि 4C2 को तो हमने नेग्लेक्ट करना है, मतलब उन पॉइंट को हमने छोड़ना है जो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहे, और जो स्ट्रेट लाइन नहीं दे रहे 4C2 में सिर्फ एक ही ऐसी लाइन, एक ही लाइन बनेगी उन चारों पॉइंट्स की जो स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि 4 पॉइंट एक लाइन में है, तो 4 पॉइंट तो हमें चाहिए नहीं, लाइन बनने के लिए तो सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, तो कोलिनियर है, तो इसका मतलब सिर्फ एक लाइन हमें वहां से मिलेगी, ठीक है। आगे समझ में स्टेटमेंट क्या कर रही थी, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन ट्रू आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट जरूरी होते हैं हमें, तो 16 पॉइंट है, 16 में से हमारे पास क्या है, 2 2 के पेयर बनेंगे तो 16C2 हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा, और 4 पॉइंट एक ही साथ हैं, कोलिनियर है, तो 4C2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो हमें कोई लाइन नहीं देंगे, वो सिर्फ एक ही लाइन बनाएंगे, तो एक लाइन हमें ऐड कर दी, ठीक है ना, हमने हिसाब किताब बराबर कर दिया ना, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 115 जब इसको सोल्व करेंगे, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने बोला था n को 1 पुट करके देखो। n को जब हमने 1 पुट किया तो 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 15 माइनस 1 कितना हो गया 0। यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं लिख रहा। n की वैल्यू 2 पुट करो। n की वैल्यू जब हमने 2 पुट करी तो 2 की पावर 4 दूनी 8 कितना हो गया 256, ये माइनस 31 तो यह हो गया 225। तो डिविजिबल बाय 225, इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। जब n की पावर 2 पे भी कोई कंक्लूजन निकले तो n की वैल्यू 3 पुट कर देना। लेकिन मोस्ट मतलब 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास n की वैल्यू पुट करने पर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। 5% रह जाते हैं जो सिर्फ n की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ती है, ठीक है। अदरवाइज तो हमारा फर्स्ट पे ही हमारा आंसर आ जाता है। ओके, आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यू आर इन जीपी एंड एक्स वाई जेड आर पी क्यू आर इन एपी, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। पी क्यू आर हमारे पास एपी में है तो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे 1 2 और 3 ये हमारे पास कोई नंबर एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, क्योंकि देखो हमने क्या निकालना है क्यू माइनस आर माइनस पी और पी माइनस क्यू की वैल्यू चाहिए। तो देखो अब इसने निकाला है क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर जब हमने किया कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकलता है 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 माइनस 2 यानी कि 1, ठीक है ना, ऐसे निकलता है। और 3 माइनस 1 करेंगे 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब इसको कंपेयर करो कॉमन डिफरेंस हमने कैसे निकाला। इसने कहा क्यू माइनस आर करना है, क्यू माइनस आर करेंगे जब यहाँ 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1 का डिफरेंस आएगा ना। अब इसने उल्टा करा क्योंकि हम तो पीछे से माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। आ गया समझ। आर माइनस पी करेंगे, आर माइनस पी किया जब हमने क्या आया 2 कॉमन डिफरेंस यानी कि आर माइनस पी। कॉमन डिफरेंस को मैंने नाम दिया है 2, कॉमन डिफरेंस को नाम दिया है डी, तो ये आ गया 2d। अब इसने क्या बोला है p माइनस क्यू करेंगे, वही माइनस का फर्क आएगा, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का d, तो यानी कि p माइनस क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का d। यहाँ तक बताओ आ गया समझ में, आ गया ना समझ में। तो क्यू माइनस आर की वैल्यू माइनस डी, आर माइनस पी की वैल्यू 2d, p माइनस क्यू की वैल्यू माइनस डी। अब देखो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसने बोला एक्स वाई जेड जो है हमारे पास क्या है जीपी में है, जीपी में है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखा, सेकंड टर्म जो है वो क्या होती है हमारे पास एक्स आर की इक्वल होती है, यानी कि ये हो गया एक्स आर, इसकी पावर तो हमारे पास क्यू माइनस आर, इसकी पावर है आर माइनस पी, और जेड हमारे पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को ए एक्स स्क्वेयर, एक्स आर का स्क्वेयर लिख सकते हैं ना, तो एक्स आर का स्क्वेयर इसको लिखा है तो ये हो गया पी माइनस क्यू। ये हमारे पास ए, ये हमारे पास ए आर, ये हमारे पास ए आर स्क्वेयर, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है A2, ये हमारे पास थर्ड टर्म है। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लो, एक्स एक्स वाली को कर लो, आर आर वाली को कर लो, तो हमारे पास इसकी इन तीनों की पावर क्या आ जाएगी, मतलब जीरो आ जाएगी। जीरो आ जाएगी तो किसी की पावर जीरो तो क्या आंसर आता है 1 आता है। तो इसका मतलब जिसकी इसकी वैल्यू पूछी तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन, बस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया तो आपको इजीली समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल विद सेंट्रोइड एट ओरिजिन एंड वन साइड इज, हमारे पास इतना गिवन है। तो सेंट्रोइड हमें पता है, सेंट्रोइड जो है ट्रायंगल को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये हमारे पास सेंट्रोइड है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सेंट्रोइड है। ए इसको नाम दे दिया हमने जी, ये जी सेंट्रोइड है, और जी सेंट्रोइड जो है ओरिजिन पर है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या गिवन है, कोई भी हमारे पास वन साइड की जो लाइन गिवन है, यानी कि पॉइंट, यानी कि ये हो गया x प्लस वाई -2 = 0, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, सेंट्रोइड क्या है 2:1 में इसको डिवाइड करता है, और ये हमारे पास p, ये तो हमारे पास लाइन है, इसको हमने नाम दे दिया p। ठीक है, p, ये पॉइंट क्या हो गया p। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वन वर्टेक्स ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल विद सेंट्रोइड एट ओरिजिन एंड वन साइड इज 0। तो हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालने हैं हमारे पास, जो हमारे पास ये जो है ये पूरा कंप्लीट पॉइंट निकालना है, यानी कि ए पी निकालना है एक कंप्लीट, मतलब इसका पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, मतलब ए पी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो अगर हमारे पास कोई लाइन परपेंडिकुलर है, देखो ये हमारे पास क्या है 0 0 था ना सेंट्रोइड, और ये लाइन थी x प्लस वाई -2 = 0। तो इस सेंट्रोइड से ये g है, ये p है, g और p का डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे वैल्यू पुट करो 0 + 0 -2, ये मैंने कई क्वेश्चंस में करवा रखा है, ये हो गया 1 और 1 हमारे पास √2, तो यानी कि ये हो गया 2/√2, यानी कि जी पी की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी √2 आ गई। ठीक है, और ये 2:1 में डिवाइड करता है, ए पी जो है अब ये था इतना तो हमने निकाली,
ये हमारे पास है √2, ये लाइन x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। और ये हमें पता है जो ये रेशो हमारे पास क्या है 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है इसको, ठीक है। तो ए डी कैसे निकालेंगे, अब ए डी देखो कैसे निकालेंगे। ये तो हमारे पास क्या है 0 0, और ये हमारे पास क्या है ए, ये हमारे पास जी, और ये हमारे पास पी। तो ए पी कैसे निकालेंगे, देखो अब ये 2:2 में डिवाइड करता है ना, तो यहाँ से ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया टोटली, मतलब ये लाइन का जो रेशो था वो उन दोनों को सम कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 3 के मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दी, तो ये कितना आ गया 3√2, यानी कि हमारे पास ए पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ए पी की वैल्यू आ गई। अब देखो किसी भी पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस, मान लो ए, ये हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमारे पास ए, ये हमारे पास पी, और ए पी हमने निकाला है 3√2। तो अब यहाँ से देखो इस यहाँ से कोई एक एक पॉइंट रख के देखो, उस पॉइंट का डिस्टेंस पी से मतलब हमारे पास 3√2 आना चाहिए। तो देखो रैंडमली मैंने ये थर्ड ऑप्शन उठाया, थर्ड ऑप्शन मैंने लिया -2 और -2 कोमा -2, ये मैंने पुट किया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस निकालेंगे तो -2 -2 -1 अपॉन ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 1, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4 और 2 2, यहाँ पे 2 है बेटा 2, तो ये हो गया 6, तो 6 डिवाइड बाई ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 और 4 8 √8, ठीक है। तो 6 √8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8 2 √2 2 3 6, तो ये हो गया 3√2। और हमें ऊपर क्या चाहिए √2, ये हो गया ना 8 का क्या आएगा हमारे पास 2, मतलब 4 दूनी 8, यानी कि 2√2 हो जाएगा। तो इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 3√2 बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से ये नहीं आ रहा। तो ऐसे ही दूसरा तीसरा और मतलब पहला दूसरा और चौथा आंसर वो वैल्यूज पुट करके देखेंगे, तो जहाँ पे हमें 3√2 मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो हमारे पास, हमने क्या किया, ओहो हो देखो गलती ये हो रही है, ये 3/√2 कैसे बचा, ऑप्शन तो हमारा थर्ड करेक्ट है। देखो बच्चा गलती होगी, ये है ना x प्लस वाई का जो कोफिशिएंट है उसी का तो स्क्वायर करना है, तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1, नीचे हमारे पास ये आ जाएगा, दोबारा माफ़ी माफ़ी माफ़ी, देखो ये 2 -2 हमने लिया, ये x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 निकालो, यहाँ पे वैल्यू -2 -2 ठीक है, मोड डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट यानी कि √2 आ जाएगा 1 1, तो यहाँ हो जाएगा 6/√2, तो इसको रैशनलाइज करेंगे √2/√2, तो ये हमारे पास हो जाएगा नीचे तो 2, तो 3 2 जा 6, यानी कि 3√2, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। सॉरी बेटा गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है। तो ऐसे करना है, मैंने है ना यहाँ पे 2 पुट करके 2 दूनी 4 कर दिया था, 4 यानी कि 8 बना दिया था इसको, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करना है, इस कोफिशिएंट का ही तो स्क्वायर करना है, पता नहीं कहाँ माइंड चला गया था, ओके कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, एक इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो किससे पास होती है 1 और 2 से एंड परपेंडिकुलर है टू हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 से। तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, पासिंग पॉइंट को गिवन इसमें पुट करके देखो, जहाँ पे 0 मिल रहा है वही हमारा आंसर है, तो यहाँ पे पुट करके देखो, ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मिनट तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो बीच में ये पता नहीं फ़ोन की मेमोरी मेरी फुल हो गई है, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग पॉइंट को पुट करके देखो, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 -1 + 1, 0 के इक्वल है नहीं, तो ख़त्म। यहाँ पुट करो, ये भी नहीं है क्योंकि थ्रू आउट प्लस है, यहाँ पुट करो ये है 2 -1 -1 यानी कि 2 - 2 यानी कि 0, ये है, इसको होल्ड रखो। और यहाँ पे पुट करो, ये क्या है 1 -2 + 2, ये भी नहीं है 0 के इक्वल, तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो 2 ऑप्शन हो जाते तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, टेंशन लेने की बात ही नहीं है कैसे होगा। तो देखो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या कहता है, परपेंडिकुलर हमें ये बोलता है कि जो m1 m2 जो स्लोप है उसकी प्रोडक्ट क्या होती है -1, तो यहाँ से इसकी स्लोप निकालो, इसकी स्लोप जब हम निकालेंगे m1 की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी -1 आएगी, और ये है m2, तो -1 से -1 कैंसिल, m2 हमारे पास कितना आया 1 आ गया, इसकी हमें ज़रूरत थी।
पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, पासिंग पॉइंट क्या पुट करेंगे यहाँ पे y-2, हमारे पास y-2 इंटू, अभी स्लोप निकाली थी m2 की स्लोप क्या थी हमारे पास 1, और यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि 1। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, सॉरी x1, तो x माइनस क्या हो जाएगा x1, y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है, इंटू स्लोप। तो देखो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ पे y माइनस x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यही हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट था, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, ट्रिक से भी, ट्रिक तो सबसे पहले तो आपको ट्रिक ही लगानी है, और 99% डैम श्योर कि हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक से ये है टाइम हमारा पूरा पूरा बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ट्रिक लगानी है, और जो ना होए तो हमें आगे पता ही है अभी फिर कैलकुलेशन तो कैसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी जो बीच में डिस्टर्बेंस हुई थी उसके लिए मेरे फ़ोन की मेमोरी वो फुल हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं उसको अपने मतलब ठीक कर लूँगी, तो आप ऐसे दिक्कत मत मानना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। अब हमें कॉमन टेंजेंट बताना है। जब इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि वो इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, मतलब कैसे हैं, एक्सटर्नली या इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ठीक है, इस टाइप से हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया है। तो अब इसने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे हैं, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखो, पहले C1 C2 निकालो, C1 0 0, C2 हमारे पास कितना है 4 और 0 यहाँ से, ठीक है, ये C2। R1 हमारे पास कितना है 2, और R2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, C1 और C2 का डिस्टेंस निकालेंगे। C1 C2 का डिस्टेंस हमारे पास 4, और R1 प्लस R2 हमने किया, क्या आया हमारे पास 4, ये दोनों क्या आ गए बराबर। उससे पहले जो ग्रेटर देन था, तो जब ग्रेटर देन था तो देखो मैं उसका भी बता देती हूँ आपको। जब हमारे पास ये देखो दो रिजल्ट यहाँ पे आपको कॉमन मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास उस क्वेश्चन में C1 C2 क्या था, ग्रेटर देन R1 प्लस R2 था, तो वो क्या थे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे कॉमन टेंजेंट क्या था, कॉमन टेंजेंट तो जो टच करता है सर्कल को वन पॉइंट पे, ठीक है, तो बाहरी, तो कॉमन टेंजेंट तो कुछ नहीं था। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट रहेंगे ना इस केस में, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या रहेंगे हमारे पास 0, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। दो क्वेश्चन अराइज हो गए हैं, देख लेना। यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ये कि इंटरसेक्ट नहीं करते, सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करते, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमारे पास कितने हैं 0। अब यहाँ से देखो, अब ये जो कॉमन टेंजेंट बताना है, तो यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इन दोनों का जो सेम आ गया हमारे पास, R1 R2 को ऐड करा, रेडियस को मान लो ये है सर्कल, तो ये सर्कल क्या करेंगे, टच एक्सटर्नली, बाहर की तरफ से क्या करेंगे, टच करेंगे। तो देखो ये C1 ये C2 ये R1 और R2, तो इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो ये टच क्या कर रहे हैं हमारे पास, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि कैसे टच कर रहे हैं, तो हमें पता है कि इस केस में टच क्या करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट देखो, एक तो ये कॉमन टेंजेंट का मतलब दोनों सर्कल को टच करना, एक तो ये, एक ये और एक ये, बीच में से कितने हैं 1 2 और 3 हमारे पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हैं, कितने हैं 3 नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। आगे 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, सर्कल से इस पॉइंट का क्या बताना है, मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। ये भी हमारे पास बहुत ईजी है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा सर्कल से उस पॉइंट का। तो देखो हमारे पास ये, हमारे पास क्या होती है सी, ये सी है और ये आर है, तो सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस उस पॉइंट कोई भी बाहर पी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास सी पी, और सी पी में हमने क्या ऐड करना है आर। सी हमारे पास पॉइंट क्या है यानी कि सेंटर 2 1, पी हमारे पास 10 और 7, इसका क्या निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसमें आर ऐड कर देंगे, तो हमारे पास सी पी का जो है मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना, फिगर से ज़्यादा समझ आ जाता है। तो ये हमें निकालना है सी पी प्लस आर, क्योंकि आर का तो अभी हमने यूज़ ही नहीं किया, हमने तो सी पी पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, आर तो हमारा रह गया ना रेडियस, तो यहाँ से आर हमें इसमें ऐड कर देंगे। तो सी पी प्लस आर, सी पी का डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 10 आ जाएगा, और आर हमारे पास रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो ये 10 प्लस 5 यानी कि 15, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट, इस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट है ऑन द सर्कल, ये हमारे पास सर्कल गिवन है। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ये हमारे पास पॉइंट P यानी कि 1 और 0, डायमीटर जो सेंटर से पास होके जाता है ये हमारे पास सेंटर -1 और -2 आ जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे। और क्या हमारे पास XY इसके अपोजिट है, तो उस पॉइंट को हमने बताना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से बता दो, तो हमारे पास इसके पॉइंट आ जाएंगे -3, -4, तो यानी कि हमारे पास
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत इजी है। लेट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू, तो देखो इसको क्या करेंगे, वाई मान लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एक्स की पावर एक्स, तो लोग लिया बोथ साइड, लोग वाई इज इक्वल टू लोग ऑफ एक्स, और x बाहर आ जाएगा, और लिमिट तो है लिमिट, क्योंकि पावर आगे आ जाएगा ना, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो लोग जीरो तो नॉन डिफाइंड होता है, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म, तो इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो इसको हमने लिखा है ये तो लोग वाई, इसको तो छेड़ना ही नहीं, लिमिट इस पे है, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो इसको हमने लिख दिया log x, और x को हमने लिखा 1/x, इसके मल्टीपल में था जो। ठीक है, अभी इसको 0/0 फॉर्म बन गई। अब 0/0 फॉर्म बन गई तो इसका एल हॉस्पिटल से लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/x, नीचे हो जाएगा -1/x², तो एक 1/x से ये कैंसिल, तो x ऊपर आ जाएगा, माइनस का x, तो जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो यानी कि log y हमारे पास क्या आ गया, जीरो। एक्सपोनेंशियल लेंगे बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू e की पावर जीरो यानी कि 1, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये मत सोचना कि जीरो आंसर आ गया, ये देखना लेफ्ट हैंड साइड में हमने log ले रखा है, तो log ऑपरेट मतलब एक्सपोनेंशियल ऑपरेट करके तब log खत्म करके तब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। कई बच्चे इसी में मार खा जाते हैं कि जीरो पुट कराते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रहता, जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस। देखो अब किसी को इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो हमें एक माइंड में आ जाना चाहिए कि हमारे पास पता है टेंजेंट इनवर्स ए माइनस π/4 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स बी, यानी कि π/4 कितना, टेंजेंट इनवर्स 1, π/4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है ना, तो टेंजेंट इनवर्स 1, ए की वैल्यू हमारी ये पता है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, ए हमारे पास ये है, तो फॉर्मूला लगा दो, बाहर हमारे पास x है, तो फॉर्मूला लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, तो देखो ये हो गया टेंजेंट इनवर्स, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी, तो अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है, फॉर्मूला है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 1 प्लस ए बी। अब ये बात मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, माइंड को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके आपको स्टेटमेंट देखनी है, फिर क्वेश्चन सोल्व करना है। अभी हड़बड़ाहट में क्वेश्चन कुछ आए और आंसर कुछ आए, ठीक है, तो देखो ये कर दिया आपने, तो ये π/4 है, मैं ये बोल रही हूँ कभी आप इसको b पुट कर लो कि b की वैल्यू π/4 है, नहीं, मैंने आपको बताया टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b होता है, तब वो फॉर्मूला अप्लाई होता है, और b मतलब हमें π/4 चाहिए, तो π/4 कब आएगा, जब टेंजेंट इनवर्स 1 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू 1 होगी। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना, ऐसे जल्दबाजी में क्वेश्चन मत निकालना, सोल्व करना, क्योंकि आंसर गलत हो जाएगा फिर। तो देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स, फॉर्मूला लगाया था टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो टेंजेंट इनवर्स जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो हमें पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो टेंजेंट इनवर्स x/x जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास वैल्यू 1 देता है, x/x वैल्यू 1 देता है, तो यहाँ पे एंगल सेम करने के लिए हमने इसी से मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड, 1/2x प्लस 3 और इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, तो ये होगा 2x प्लस 3, ये तो हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 हो गया, इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x अपॉन 2x प्लस 3, x नीचे से ऊपर नीचे से कॉमन और कैंसिल आउट कर दिया, 2 प्लस 3/x, और माइनस का साइन था ना इसके एंगल में, तो टेंजेंट का माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1/2, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 25% ऑफ आइटम आर लेस देन 20 एंड 25% आर मोर देन 40, मतलब 25% जो आइटम है वो 20 से छोटी हैं और 40 से बड़ी है, तो क्वार्टाइल बताना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल का मतलब, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 हमारे पास कितना है 40, जो ज़्यादा वाला होगा वो Q3, जो कम वाला है वो हमारे पास क्या है 20 डिवाइड बाई 2, तो 40 में से 20 गए 20, तो 10 दूनी 20, यानी कि 10 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है क्वार्टाइल डेविएशन का। ठीक है, नेक्स्ट, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।
देखो मैं बताती हूँ कैसे। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन हमने मान ली, ठीक है, उसका कितना देखा है 4, और उसमें वेरिएंस कितना है 5.2। इफ 3 ऑफ दो ऑब्जर्वेशन 1, 2 और 6 हमें गिवन है, तो 2 हमने मान ली x और y, ठीक है। तो x और y मान के तो x और y की वैल्यू निकालनी है यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देना, मीन का लगा देना, 2 इक्वेशन हमारे पास x और y में आएंगे, दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो बहुत भारी क्वेश्चन आ गया और ये इजी क्वेश्चन है। तो ये मैं सोचती हूँ कि आपने परसों एग्जाम है तो आपने इतनी तैयारी कर रखी होगी कि आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लो। फिर भी अगर आपको नहीं आए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैडम नहीं निकला, ठीक है, तो मैं बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है f3x-4 और अपॉन 3x+4x+2, देन इंटीग्रेशन ऑफ f(x)dx निकालना है। तो क्यों ना हम f(x)dx का इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको सोल्व करेंगे। इसको हमने मान लिया, इसको हमने मानना 3x-4 3x+4, इसको हमने मानना अल्फा। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फॉर्मूला, आई होप मेरे आप लोगों को पता होगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो 3x-4 ये ऊपर क्या हो जाएगा प्लस 3x+4 और 3x-4 माइनस 3x-4, यानी कि क्या होता है अल्फा +1 और अल्फा -1, ठीक है, +1 और -1। ये हमारे पास हमने लगाया कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का फॉर्मूला, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाला ऐड करा और फिर ऊपर वाले में से ही नीचे वाला क्या किया माइनस। तो ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम ऐसे लगाते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू निकालो। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है 4/3। जब इसको सोल्व करेंगे अल्फा +1 और 1 माइनस अल्फा, ये हमारे पास वैल्यू आई है 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो f ऑफ अल्फा x है ना ये, तो f ऑफ अल्फा हमारे पास यहाँ पे पुट करेंगे तो 4/3 अल्फा +1 और 1 माइनस अल्फा। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और देखो f ऑफ x हमारे पास ये था ना, ये हमने क्या माना था अल्फा, तो f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x+2। x की वैल्यू हमारे पास ये है और प्लस में x की वैल्यू ये थी ना, प्लस में हमारे पास क्या है 2। इसको एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 2/3x -8/3 log ऑफ x -1। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन था, सारा मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x + x sin x अपॉन x इंटू एक्स प्लस कोस एक्स, ये भी इजी है, ये भी आप कर लोगे। देखो मैं हिंट देती हूँ क्या करते, ऊपर हमने क्या किया प्लस, ऊपर हम करेंगे +x और -x, +x ऐड करेंगे -x सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको x + cos x को एक साइड लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 1/x, फिर +x sin x -x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x कॉमन, 1 + sin x, माइनस कॉमन लिया ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन लेके 1 + sin x अपॉन x + cos x, x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + sin x डिवाइडेड बाय x + cos x, और नीचे वाले को t पुट करेंगे तो ऊपर इसका क्या है डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा log x प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे माइनस log x माइनस log ऑफ 1x + cos x, और log m माइनस log n log m/n। तो यानी कि क्या है x/x + cos x, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है, ठीक है। आगे समझ, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक बात याद रखना, जितने भी हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन किए हैं सारे फॉर्मूला बेस्ड और सारे ट्रिकी क्वेश्चन हैं, एक भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने, एक भी, बस शक्ल उसकी दिखा दी कि ये शक्ल इसकी मतलब ऐसे लगेगा बच्चों की, हाय ये कितना मुश्किल है कैसे सोल्व होगा, पर नहीं, आपने देखा होगा कि सारे इजी क्वेश्चन है। ये भी देखो, ये दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि बस पता नहीं कैसे क्या महाभारत लिख के कितना मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 0 से 1 इसका इंटीग्रेशन कर दो, उठा के करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हो जाएगा ax + bx² 2 + cx³ 3। लिमिट पुट कर दो, 0 से 1, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो a + b + c b/2 + c/3। अब ये हो गया, ये हमारे पास आंसर आया है, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आया है a + b/2 + c/3। अब इन सब की वैल्यू निकालो, f ऑफ 0 0 पुट करो, f ऑफ 1/2 1/2 पुट करो और 1 पुट करो, उनको ऐसे ऐड करके देखो, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे, और डिवाइड जो बाहर है उसको तो एक एक करके सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब इस चीज़ के इक्वल चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा थर्ड ऑप्शन हमारे पास है। आप ये सोल्व करके देखना, वही जो गिवन आंसर आया है उसी के साथ ये
मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि फॉर द फंक्शन, ये हमारे पास गिवन है मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन, कल ही मैंने आपको बताया था कि क्लोज्ड इंटरवल पर तो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ओपन पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, तो देन देयर सच दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, तो एफ डैश सी हमारे पास सच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और b माइनस ए। सी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +-√3, और √3 जो सी है वो किस में बिलोंग होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी, ए और बी, तो ए और बी ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग होना चाहिए, इंटरवल क्या है 1 और 3, तो इसका ओपन में बिलोंग करना चाहिए, ओपन में बिलोंग करता है +√3, नेगेटिव तो आएगा नहीं तो नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, +√3 हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों ही गिवन है, देखो कंफ्यूज करने के लिए, तो हमें ये पता होना चाहिए जो हम सी एग्जिस्ट करवा रहे हैं वो ओपन इंटरवल से हो रहा है। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू एक तो √3 आई है, बिलोंग्स टू 1,3 और एक हमारे पास -√3, तो हमें ये देखना है कि कौन से इंटरवल में होगी। और ये देखो कंफ्यूज करने के लिए भी पूछ सकता है, थर्ड ऑप्शन में वो ये भी लिख देगा कि बोथ 1 एंड 2, तो कई बच्चे सोचेंगे +-√3 आए तो क्यों ना बोथ कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना, इंटरवल चेक करना है, तो इंटरवल में नेगेटिव नहीं जा रहा पॉजिटिव जा रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, y हमारे पास सीकेंट टेंजेंट इनवर्स x है, dy/dx निकालना है, ये भी बहुत ही आसान है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, एक रिजल्ट होता है टेंजेंट इनवर्स x को, इसकी वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, टेंजेंट इनवर्स x हमारे पास क्या होता है, देखो सीकेंट इनवर्स किसके इक्वल होगा, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x है, तो x क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास ये x है यानी कि परपेंडिकुलर, ये बेस है यानी कि 1, तो टेंजेंट की वैल्यू, सीकेंट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √1 + x², पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे, तो ये हो गया √1 + x², तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, y टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू सीकेंट, ये हो जाएगा सीकेंट इनवर्स √1 + x², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से y = √1 + x²। अब इसका dy/dx निकालो, dy/dx तो बहुत ईजी है, तो कैसे आएगा, dy/dx 1/2 √1 + x², और x² का हमारे पास 2x, 2 से 2 कैंसिल, x1 पुट करना तो 1/√2, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना ईजी क्वेश्चन पूछ रखा है, केवीएस में जितने भी क्वेश्चन है इजी हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बतानी है, इसकी मिनिमम कब होगी, जब जो ई की पावर जो एफ एक्स है वो मिनिमम होगा, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू यानी कि f' निकाल दो उसका, तो इसका आएगा 4x³ - 3x² + 2x, दो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 4x² - 3x + 2 = 0, यहाँ से तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, नेगेटिव हमने लेनी नहीं है, तो x की वैल्यू क्या है, मिनिमम लेनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो मिनिमम तो वैसे भी 0 ही है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो इसको तो निकाल के देखना ही नहीं है, तो 0 पुट कर दो ऊपर, 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 यानी कि 1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी वेक्टर, ये बहुत कंसेप्चुअल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कंसेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड, देखो ए को हमने वेक्टर ए है, ए को हमने मान लिया a1i + a2j + a3k। ठीक है, अब ए यहाँ पे पुट करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता है i क्रॉस i तो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है ना, तो i क्रॉस i ये तो 0 होगा, a2 की j क्रॉस i के साथ करेंगे तो -a2k आ जाएगा, j क्रॉस i कल मैंने आपको बताया था, प्लस k क्रॉस i करेंगे तो +a3j। ठीक है, ये साइकिल चलता है। ठीक है, अगर साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो माइनस साइन आ जाएगा, i क्रॉस i हमारे पास 0। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस j, a क्रॉस k, a हमने ये वेक्टर मान रखा है, तो इसकी एक बार क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ, एक बार j के साथ और एक बार k के साथ, फिर उनको क्या करेंगे ऐड, और फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर करके उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + a3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये किसके क्या माना था हमने, a माना था ना, वेक्टर ए हमारे पास क्या था, a1i + a2j + a3k। ठीक है, ये माना था, और यहाँ पे इनकी दोबारा से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले की क्रॉस करेंगे तो 0, और डॉट प्रोडक्ट में सेम वाले की करेंगे तो 1, अदरवाइज 0, तो ये हो जाएगा a1² a2² a3², यानी कि ये हमारे पास क्या था 2 ऑफ a², यानी कि हमारे पास थर्ड यह हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन, इमेज ऑफ द पॉइंट बतानी है इस प्लेन की, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले,
देखो पॉइंट हमारे पास गिवन है -1 3 4 और लाइन हमारे पास गिवन है पॉइंट हमारे पास -1 3 और 4। इसको नाम दे दिया x1, ये हो गया y1 और ये z1, ठीक है z1। और प्लेन की इक्वेशन क्या होते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड और प्लस डी इक्वल टू 0। और लाइन हमारे पास क्या गिवन है, लाइन गिवन है x प्लस वाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये गिवन है, ये रही, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या बताना है, इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। तो इमेज बतानी है तो कैसे, फॉर्मूला हमारे पास लाइन का क्या होता है, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू इमेज फॉर्मूला निकालने का। देखो ये फॉर्मूला निकालने का क्या है, x2 माइनस x1 जब इमेज पूछे a, ये तो लाइन है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई b और ये क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 डिवाइड बाई c इज इक्वल टू, अब इमेज पूछे है तो इमेज इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा -2 ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये बात याद रखना, अंडर रूट नहीं आएगा, खाली इसका स्क्वेयर आएगा और उनको ऐड करना है, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हमें x2 y2 और z2 की वैल्यू निकालनी है, x1 की y1 की z1 की हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे भी x1 y1 और z1 की वैल्यू पुट कर देंगे। a b और c हमारे पास गिवन है, कंपेयर करेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 से, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, मतलब a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, c की वैल्यू हमारे पास है नहीं तो वो क्या आ जाएगी 0। तो सोल्व करेंगे यहाँ से x2 y2 z2 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और वो क्या आएगी हमारे पास 9/5 माइनस 13/5 और 4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, 3 नंबर चूजन फ्रॉम 1 से 20 तक हमने 3 नंबर चूज करने हैं दैट आर नॉट कंजेक्टिव, जो कि कंजेक्टिव नहीं है, प्रॉपरली प्रोबेबिलिटी दैट आर नॉट कंजेक्टिव। तो मान लो वो इस टाइप से होंगे 1 2 3, फिर हमने ले लिया 2 3 4, फिर हमने ले लिया 3 4 5, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 18 19 20। तो ऐसे जो पेयर बनेंगे ना 3 3 के, वो हमारे पास टोटल कितने होंगे 18 होंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे 18, और किस में से लेने हैं 20 में से। तो 3 3 के पेयर बनाए हैं, 3 नंबर बोला था ना इसने, 3 नंबर चूजन 20C3। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 3/120। ये तो हमने लिए हैं कि जब वो ऐसे नंबर जो है कंजेक्टिव है और पेयर में है और 3 नंबर हमने लेने, तो ये 3/190 आ गया। अब इसने बोला नोट कंजेक्टिव, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, P ऑफ ई नोट, तो 1 माइनस 3/190 यानी कि हमारे पास 187/190। कंजेक्टिव बोला था मैंने, वो 1 जब कंजेक्टिव है तो 1 2 3, और नोट कंजेक्टिव निकालने तो ये हो गया 2 3 4। तो ये कंजेक्टिव में इस टाइप से हमने 3 3 के पेयर लिए, वहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल दी, और फिर नोट कंजेक्टिव निकालने थे तो उसको 1 में से माइनस कर दो, नोट वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, इफ़ द कॉर्नर पॉइंट निकालना है, ये बहुत ईजी है। तो देखो मैं यहाँ पे भी ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, ट्रिक, ताकि 1 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाए। कई बच्चे तो क्या करेंगे, जैसे 12th क्लास में LPP का जो चैप्टर है वहाँ से पहले x की वैल्यू y की वैल्यू, फिर ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, फिर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे z हमारे पास 13x, z क्या है 13x माइनस 5y है, तो वैल्यूज पुट कर दो हमारे पास 0 0 7 0 3 4 0 2। जब 0 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 0, 7 0 पुट करेंगे तो z की वैल्यू आएगी 91, जब 3 4 पुट करेंगे तो z की वैल्यू -21, और जब 0 2 पुट करेंगे तो -30। तो इसने बोला है मैक्सिमम ऑफ z प्लस 3 मिनिमम ऑफ z, मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू में प्लस 3 टाइम्स करना है मिनिमम ऑफ जेड। ये एक ही मतलब एक ही लाइन बोलिए, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो देन द वैल्यू ऑफ दिस, अब इसका मैक्सिमम 91 आया है, तो मैक्सिमम यानी कि 91 प्लस 3 टाइम्स मिनिमम क्या है -21 या -30, -30, तो 3 इंटू -30। तो इसको सोल्व करेंगे 3 3 9, यानी कि माइनस का 90 प्लस का 91, यानी कि 1 हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। आ गया समझ में, ना कोई ग्राफ बनाया ना कुछ किया, हो गया ना, सिर्फ कुछ ही सेकंड में वैल्यू पुट करके बताना था, ठीक है। आज का हमारा इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमारा केवीएस का जो पार्ट 3 वो आज कंप्लीट होता है, यानी कि केवीएस पीजीटी का प्रीवियस पेपर जो 18 फरवरी 2023 को हुआ था, वो मैंने उसको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको कुछ हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो
देखते हैं। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसने क्या बोला है, विच ऑफ अमंग दी फॉलोइंग इज ए नोट ए कॉर्नर पॉइंट ऑफ द एलपीपी। मैक्सिमाइज करना है इसको, सब्जेक्ट हमारे पास टू कंसंट्रेट हमारे पास ये दे रखा है। तो देखो इसमें ग्राफ बनाओ। देखो क्या बोला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। एक्स प्लस यानी कि y को वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये होगा 50,0। तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे है 0,50। एक एक पॉइंट निकालो, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरे हमारे पास क्या बनेगा, दूसरी क्या है 3x प्लस वाई। वाई को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 30। तो ये हमारे पास हो जाएगा 30,0। और इसको जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास 30 चाहिए ना, तो ये हमारे पास कुछ मतलब ये इस टाइप से बनेगी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 0 नहीं 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 नहीं, ये हमारे पास ये है ना 30,0। और यहाँ पे जो y की वैल्यू क्या आएगी 90। ये यानी कि ये ऊपर जाएगा, ये आ जाएगी हमारे पास ये पॉइंट, मतलब ये है ये पॉइंट यहाँ पे क्या है 90। तो ये हो जाएगा 0,90। और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है x और y, वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो ये आएगा वो हमारे पास क्या है 20,30। अब इसने बोला है फिजिबल इज क्या, ये x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, ये भी 0,0 को सेटिस्फाई करा और ये भी 0,0 को। तो इसका मतलब जो रीजन बनेगा वो ये बनेगा, ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, ये वाला। अब इसने बोला इसके कॉर्नर पॉइंट कौन सा नहीं है। इसका कॉर्नर पॉइंट देखो कौन सा नहीं है। ये कॉर्नर पॉइंट है ये भी कॉर्नर पॉइंट है, 0,0 भी है, और ये पॉइंट 20 और 30 भी है। तो देखो कॉर्नर पॉइंट 0, 90 और 50 0 नहीं है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या कहता है, 0,50 था, 0, 90 और 50 और 0, ये दो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट नहीं आए थे। ठीक है ना, ग्राफ से। तो आप अच्छे से ड्रॉ करना, उसमें यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया ना, तो ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने बताया। तो कॉर्नर पॉइंट ये दो नहीं है, तो ऑप्शन देखो कौन सा मैच कर रहा है 50, 0, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा कॉर्नर पॉइंट नहीं बनेगा, मतलब जो फिजिबल रीजन से बाहर है। ये दो पॉइंट फिजिबल रीजन से क्या हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट। तो हमारा पेपर इज़ ओवर। एंड जो हमारा कल एग्ज़ाम होगा, परसों एग्ज़ाम होगा, प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा एग्ज़ाम होने के बाद 11 तारीख को। प्लीज़ जैसे ही आपको एग्ज़ाम होता है तो प्लीज़ मेरे को एक कमेंट ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और अच्छा लगेगा। फिर हम 11 तारीख के बाद से DSSS क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज कंटिन्यू करते हैं। और किसी को मेरा CSIR नेट का मैं वीडियो डाल रही हूँ जनरल एप्टीट्यूड की सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर किसी को CSIR नेट का कोर्स भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ सकता है। मेरे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी कमी लगे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मतलब मेरा समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ गलत लग रहा है, या कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि मतलब समझ नहीं आ रहे, या कुछ भी, तो प्लीज़ एक बार ऑनेस्ट रिव्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोगों की जो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, आपका पेपर अच्छा हो और रिजल्ट भी आपका अच्छा आए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।